Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdur Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our ECAT and MCAT preparation. Dear cadets, जैसा कि पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने 6 चैप्टर्स कवर किए हैं, आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो वेव्स है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो वेव आपके पास लहरें होती हैं, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स पढ़ी हैं। आपके पास नोट्स जो हैं वो उसमें टाइप्स ऑफ वेव दी गई, मैकेनिकल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, मैटर होती हैं। मैकेनिकल आपके पास वो वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और मैटर वो होती हैं जो होती तो मैकेनिकल ही हैं लेकिन ये एक जगह से एनर्जी को दूसरी जगह लेके जाती हैं। फिर आगे इनकी फर्दर टाइप्स दी गई। मैकेनिकल में शॉक वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। अब प्रोग्रेसिव वेव में आगे मजीद फिर आपके पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाती हैं। उसके बाद वेव से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिसमें वेव का जो मीन पोजीशन होती है उससे अपर पार्ट क्रस्ट, लोअर ट्रफ, फिर एक पूरी वेव मुकम्मल होने जिसमें क्रस्ट ट्रफ मिलके जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में एक जगह से वेव जितना ट्रेवल कर रही हो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव मूविंग अ पार्टिकुलर पॉइंट इन अ पार्टिकुलर टाइम। तो ये आपके पास था वेव से कुछ रिलेटेड चीजें। तो अब हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट ड्रिल की तरफ। तो फर्स्ट ड्रिल डियर कैडेट्स आपके पास पेज नंबर 216 पे है, जिसमें सबसे पहली चीज जो बताई गई है वो यही है कि वेव ट्रांसमिट खाली जगह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी वेव का जिक्र आ जाए, डिफाइन करना पड़े, तो आप ये चीज हमेशा याद रखें कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। द वेव दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो अभी आपको बताया कि मटेरियल मीडियम जिनको चाहिए होता है, जैसे कि साउंड वेव्स को मटेरियल चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, तो वो वेव्स आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ साथ साथ आ जाएं, एक क्रस्ट आ जाए एक ट्रफ आ जाए, तो आपके पास क्या बनता है, एक वेव लेंथ बनती है, एक लंबाई बनती है वेव की। When two identical traveling waves are superimposed, the velocity of the resultant wave, दो वेव, एक का डिस्प्लेसमेंट y1 दूसरी है y2, ये दोनों चल रही हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों कंबाइन होती हैं, तो इनकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? तो वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता रफ्तार पे, जो इफेक्ट होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे होता है। y1 ऐड हो जाएगा y2 के साथ, दोनों का इफेक्ट y1 प्लस y2, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, वेलोसिटी अनचेंज रहती है। वेलोसिटी रफ्तार में फर्क नहीं पड़ता जब दोनों एक जैसी वेव एक दूसरे के साथ मिल जाए। हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो डिस्प्लेसमेंट पे पड़ता है, तो ये रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ, किस प्रॉपर्टी से आप दो वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल को एक दूसरे से मुख्तलिफ देख सकते हैं, मुख्तलिफ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? अब यहां पे आप देखें तो पहले रिफ्रैक्शन, ये दोनों के अंदर प्रॉपर्टी होती है। दूसरा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन से आप इनको डिफर कर सकते हैं। इंटरफेरेंस दोनों वेव करती हैं, ट्रांसवर्स भी करती है, लॉन्गिट्यूडनल भी करती है, और उसके साथ साथ डायफ्रैक्शन भी दोनों करती हैं। तो पोलराइजेशन आपके पास प्लेन और अनप्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सब जो वेव जो ट्रेवल कर रही है उसके सारे के सारे प्लेन्स जो हैं वो एक जैसे हो। अनप्लेन पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड लाइट में एक अगर उधर जा रहा है, दूसरा एक प्लेन इधर जा रहा होगा, तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जिससे आप लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल इन अ मीडियम बिकॉज, साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम खला को कहते हैं। तो साउंड वेव को मैंने अभी आपको बताया मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इनको मीडियम चाहिए होता है। दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। और नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। तो अब पिछले सवाल और इस सवाल का आपस में जो रिलेशन बन रहा है उसी से आप देख लें कि साउंड चूंकि वैक्यूम के अंदर ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो फिर इसकी स्पीड तो जीरो ही होगी। इसके बाद हम मूव करते हैं डियर कैडेट्स अपनी जो नेक्स्ट ड्रिल है उसकी तरफ, और नेक्स्ट ड्रिल आपके पेज नंबर 217 पे 217 पे मौजूद है। साइलेंस जोन टेक प्लेस। साइलेंस जोन कब आपके पास पैदा होता है, कौन से इंटरफेरेंस से साइलेंस जोन पैदा होता है? एक वेव आपके पास ये जा रही है, दूसरी वेव ये आना शुरू हो जाए, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल होना शुरू हो जाए। जब इफेक्ट कैंसिल हो जाता है तो साइलेंस, साइलेंस का मतलब है खामोशी हो जाती है। रोशनी हो तो अंधेरा हो जाता है, आवाज हो तो खामोशी हो जाती है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में।
वेव की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो लेकिन ट्रेवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलने के बजाय क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलना शुरू हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ, बीट्स कब पैदा होती हैं? जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हो तो आपके पास बीट्स जो है वो मर्ज वजूद में आती हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा क्रस्ट आ रहा है, एक छोटा क्रस्ट आ रहा है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो बीट्स पैदा होंगी। द बीट फ्रीक्वेंसी सेंसिबल फॉर अ ह्यूमन कार, कार इसने लिखा है ह्यूमन ईयर है असल में, तो बीट फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए कितनी होती है? वैसे एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट 10 हर्ट्ज होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक 42, एक 256 और एक 267 है तो इनमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो 7 है, तो वैसे 10 हर्ट्ज जो है वो बेस्ट आंसर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 218, और इसके ऊपर एक ड्रिल दी गई है आपको। Which phenomena can be applied to estimate the velocity of star with respect to Earth? जब हमारे पास दो चीजें इकट्ठी मूव कर रही हो, जो फिनोमेना आप अप्लाई करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको आप डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट की वजह से आप चीज के करीब आने या चीज के दूर जाने की रफ्तार मालूम कर सकते हैं। जैसे रडार के अंदर डॉपलर इफेक्ट होता है, हमने चांद सितारों के बारे में पढ़ा, सितारों के बारे में कि वो जमीन के करीब आए तो उनकी जो वेवलेंथ है लाइट की वो और होती है, दूर जाए तो और होती है, तो डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू, डॉपलर इफेक्ट कहां पे इस्तेमाल हो सकता है? साउंड एंड लाइट। ट्रेन की आपने मिसाल पढ़ी थी कि ट्रेन अगर स्टेशन की तरफ आ रही है तो आवाज से आप पहचान सकते हैं, तो आवाज हो गई। और सितारों का आपने पढ़ा था डॉपलर इफेक्ट में, लाइट शिफ्ट पड़ी थी, रेड और ब्लू शिफ्ट पड़ी थी, तो वो लाइट इफेक्ट है। तो लाइट और साउंड दोनों पे ये इफेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। When the source of sound moves away from a stationary listener, जब क्या हो आपके पास सोर्स आवाज पैदा करने वाला, हमने पहला पढ़ा कि आवाज पैदा हो रही है, लिसनर जा रहा है पास। दूसरा हमने पढ़ा था कि आवाज पैदा हो रही है, लिसनर दूर जा रहा है। तीसरा हमने पढ़ा था कि सोर्स आपके पास आना शुरू हो जाए लिसनर के, तो ये तीसरा आपके पास केस बन रहा है, और बल्कि चौथा बन रहा है मूव अवे हो रहा है। तो किस चीज में फर्क पड़ता है? तो वेवलेंथ के अंदर डिफरेंस आता है। पहले दो जो आपके पास हैं केसेस, उनमें आपके पास फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ रहा होता है, तीसरे और चौथे में वेवलेंथ कंप्रेस और इंक्रीज हो रही होती है। डियर कैडेट्स, पहले जो दो आपने केसेस पढ़े उन केसेस में आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है, जबकि तीसरे और चौथे केस में अगर आप देखें तो आपके पास एक सोर्स है, दूसरा आपके पास ऑब्जर्वर है। सोर्स जब दूर जाना शुरू हो जाए, मूविंग अवे शुरू हो जाए, तो ये जो आपके पास वेवलेंथ है ये इंक्रीज हो जाती है, और अगर सोर्स करीब आना शुरू हो जाए तो ये जो वेवलेंथ है ये इसमें डिक्रीज आना शुरू हो जाता है, ये कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो जो फर्क आता है जब सोर्स मूव करे तो वो वेवलेंथ में डिफरेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव एग्जिबिट द डॉपलर इफेक्ट? लाइट, वाटर, साउंड, सारी की सारी वेव्स जो है वो डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर शिफ्ट जो है वो करती हैं, पैदा करती हैं। द डॉपलर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, डॉपलर इफेक्ट पैदा होता है। The source is in motion, the detector in motion, both of the above, both डिटेक्टर मूव कर रहा हो या सोर्स मूव कर रहा हो, दोनों के मूव करने से डॉपलर इफेक्ट जो है वो पैदा होता है। डियर कैडेट्स, इसके बाद आपके पास स्वीट कैंडीज हैं जो कि आपने खुद सॉल्व करनी है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर अब आपने सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो आप ले सकते हैं। डियर कैडेट्स, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 8 है, और इसमें आपने पढ़ना है लाइट, ऑप्टिक्स के बारे में, रोशनी के बारे में, रोशनी से रिलेटेड तमाम जो फिनोमेनाज हैं वो आपने स्टडी करने हैं। तो इसमें आपके पास भी सेम उसी तरीके से वेवलेंथ आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, टाइम पीरियड आ जाएगा, वही मेन चीज़ें हैं। वेव फ्रंट आ जाएगा, वेव फ्रंट जब वेव कोई भी आउटवर्ड ट्रैवल कर रही होती है डिस्टर्बेंस सोर्स से, तो ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है। पहली जो ड्रिल है हमारे पास वो भी सेम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड इन अ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस आपके पास सेम मीडियम ऐसा हो जो पूरा थारोली एक ही मटेरियल हो। तो अगर आपने एक पॉइंट सोर्स रखा, पॉइंट सोर्स मीन एक जगह पे लाइट आपने जला के रख दी, अब वो लाइट आउटवर्ड फैल रही है, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा? तो वो आपके पास लाजमी बात है, वेव जब भी आउटवर्ड ट्रेवल करती है किसी भी सोर्स से, आपने किसी जगह पे भी, ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, तो लाइट जब भी ट्रेवल करती है या किसी भी डिस्टर्बेंस से बाहर जाती है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की शक्ल में आउटवर्ड ट्रेवल करती है। नेक्स्ट आपके पास है द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन अ मीडियम हैविंग द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। अब जब वेव आउटवर्ड ट्रेवल करना शुरू करती है तो लोकस पॉइंट ये मेन पॉइंट होता है जहां से आउटवर्ड ट्रेवल कर रही है, तो यहां से इसके तमाम जो पॉइंट होंगे, तमाम जो फेज ऑफ वाइब्रेशन होंगी ये सेम होंगे। तो जब ऐसा केस हो कि तमाम
वाइब्रेशन जो है वो फेज ऑफ वाइब्रेशन एक ही स्पीड से आउटवर्ड ट्रेवल कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपके पास जो बनता है उसे आप वेव फ्रंट कहते हैं। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ दे इमिट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कब होता है? जब आपके पास सेम वेवलेंथ हो, सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हो, जबकि थर्ड है सेम वेवलेंथ विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जबकि चौथा ऑप्शन है सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये दो पक्की कंडीशन है। कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि आपके पास कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कौन सा होता है, तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आपके पास पहली चीज वेवलेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कि एक वेव का अगर क्रस्ट आ रहा है दूसरे का भी क्रस्ट आ रहा हो, एक का ट्रफ आ रहा है दूसरे का भी ट्रफ आ रहा हो, तो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो या अगर वेव एक पहले चल पड़ी है तो उसका लैम्डा बाय 2 वो आगे जा रही है, पीछे से आने वाली जो है वो भी लैम्डा बाय 2 के डिफरेंस ही आए, और जब तक ये चलती रहे लैम्डा बाय 2 ही कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे। तो ऐसे केसेस में आपके पास जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसे आप कोहेरेंट बोलते हैं। अब हम मूव करते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो ड्रिल है उसमें पहला क्वेश्चन है सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग जब बनती है तो उनका जो स्पॉट है सेंटर वाला वो डार्क क्यों होता है? तो डार्क जब भी आपके पास रोशनी में दो किस्म के इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव में जो आपके पास लाइट होती है वो आपके पास जो स्पॉट बनाती है वो व्हाइट होते हैं, वो रोशनी वाले होते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिव में आपके पास जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो आपके पास डार्क होता है। तो न्यूटन रिंग के सेंटर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से जो स्पॉट बनेगा वो डार्क होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल कर रहा हो, एक आपके पास वेव चल रही थी उसका क्रस्ट था, फिर एक दूसरी वेव आ गई उसका यहाँ पे ट्रफ आ गया, तो क्रस्ट जब ट्रफ के साथ मैच करते हैं तो आपके पास कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिले ट्रफ ट्रफ के साथ तो वो कंस्ट्रक्टिव, और क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिलना शुरू हो जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, अगर आप व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करें, अमूमन आप जब इंटरफेरेंस का अमल कराते हैं तो उसमें आप सेम वेवलेंथ यूज करते हैं। मतलब अगर लाइट यूज कर रहे हैं दोनों स्लिट में से ब्लू आएगी, दोनों में से रेड आएगी, ताकि इंटरफेरेंस को स्टडी करना आसान हो। लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट, सूरज की जो रोशनी आ रही है, ये लाइट इस्तेमाल करते हैं तो इस लाइट से आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा वो कैसा होगा? सूरज से आने वाली रोशनी के बारे में हमारा ये बिलीफ है कि वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ पे मुश्तमिल होती है, हर कलर की अलग वेवलेंथ होती है। तो हर कलर की अलग वेवलेंथ होने का अब यहाँ पे ये होगा कि जब इंटरफेरेंस होगी तो हर पैटर्न अलग कलर का आपको नजर आएगा। जैसे आप प्रिज्म में से लाइट पास कराते हैं तो आपको डिफरेंट कलर नजर आते हैं। The condition for constructive interference of two coherent beam is that path difference should be। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास जो लैम्डा है वो आपको कंप्लीट मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव में लैम्डा बाय 2 होता है। तो आपके पास यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आपको मिलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है आपके पास 0 1 2 3 4 इंटीजर्स ये नंबर होंगे, और जो लैम्डा होगा ये कंप्लीट होगा। डिस्ट्रक्टिव में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है कि 0 1 2 3 बढ़ता जाएगा जबकि साथ आएगा लैम्डा बाय 2। इफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है आपके पास? ब्राइट फ्रिंज आर वाइडर देन डार्क, ब्राइट बड़ी होती है डार्क छोटी, या डार्क बड़ी होती है ब्राइट छोटी होती है, या दोनों बराबर होती हैं, तो दोनों पैटर्न बराबर आते हैं। ये अगर आप चैप्टर नंबर 8 9 देखें तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर आएंगे जिनकी विड्थ क्या होगी? सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ कलर इन द थिन फिल्म इज ड्यू टू, जो आपको रंग बिरंगा नजर आता है थिन फिल्म, या सोप बबल जो है उसके अंदर जो कलर नजर आते हैं वो थिन फिल्म की वजह से होते हैं, या पेट्रोल अगर सड़क के ऊपर बहना शुरू हो जाए जब बारिश आती है तो वो उसमें कलर नजर आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? वो इंटरफेरेंस की वजह से आते हैं। इंटरफेरेंस जब भी सूरज की रोशनी की वजह से होना शुरू होता है तो आपको कलरफुल पैटर्न नजर आता है। रेनबो जो बनती है, कौन से गजा बनती है, वो वाटर ड्रॉप हवा में, जबकि रोशनी किसकी? सूरज की इस्तेमाल होती है, तो कलरफुल पैटर्न नजर आता है। तो वो इंटरफेरेंस आपके पास ब्राइट लाइट जो वो कलर नजर आते हैं वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, तो आपके पास जब सूरज की रोशनी आती है तो कुछ इंटरफेरेंस होती है, कुछ स्कैटरिंग होती है। तो जो आपको कलर नजर आता है नीले रंग का आसमान का, वो स्कैटरिंग, जो लाइट आ रही होती है आके टकरा के फैल रही होती है मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल से, वाटर पार्टिकल से, तो वो स्कैटरिंग की वजह से होता है ब्लू लाइट। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू स्विच द फ्रिंज फ्रॉम ब्राइट टू डार्क, एक ब्राइट से दूसरे डार्क की तरफ जब माइकलसन इंटरफेरोमीटर को आप स्विच करते हैं तो
आपको कितना चेंज करना पड़ता है, आप हल्की सी भी मूवमेंट करें। वेवलेंथ के 4 हिस्से हैं, आप देखें यहां तक आपके पास λ/4, फिर यहाँ पे λ/2, फिर आगे 3 λ/2 और उसके बाद यहाँ पे वेवलेंथ मुकम्मल हो जाती है। तो जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो λ/4 होता है लाइट का। तो सबसे छोटा हिस्सा भी अगर आप थोड़ा सा भी स्विच कर देंगे λ/4 तो आपके पास जो फ्रिंज है वो ब्राइट से डार्क हो जाएगी या डार्क से ब्राइट हो जाएगी। तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर से रिलेटेड था। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और वहां पे आपको ड्रिल मिलती है। इसमें अगर आप देखें तो डायफ्रैक्शन इफेक्ट इज, डायफ्रैक्शन कब होती है, आपके पास जो शार्प एजेस होते हैं, आप पहले रिपल टैंक में भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास ये एक आपने ऑब्स्टेकल लगा दी, अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल में जो एजेस होते हैं वो राउंड नहीं रखे जाते बल्कि शार्प एजेस रखे जाते हैं। तो डायफ्रैक्शन अमूमन शार्प एजेस से होती है। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है a diffraction grating as 500 line per mm its slit spacing a grating element, grating element d निकालना हो जब भी आपको तो आप 1/n करते हैं। ये अब आपने निकालना है 1n, आपके पास है 500 तो 1 डिवाइडेड बाय 500 आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ जाएगा आंसर। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो दिया गया था वो पर mm, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, तो फार्मूला इसके लिए होगा d इज इक्वल टू 1/n। डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस, दे आर एडजस्टेड विद। अब आप फार्मूला देखें इसके लिए, d इज इक्वल टू 1/n। अब क्वेश्चन देखें, डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर, ये जो फ्रिंजेस होती हैं डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस, डिक्रीजेस इस तरीके से कि नंबर ऑफ लाइन आपके पास और d ये दोनों आपके पास जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आते हैं, और अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तो एक चीज बड़ी दूसरी कम होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिस्टल ऑफ मटेरियल कैन बिहेव एज। हमने मुख्तलिफ क्रिस्टल पढ़े थे, वो क्रिस्टल जब लाइट के सामने आप लेके आते हैं तो वो किस किस्म का बिहेव करते हैं, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम कर सकते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमने एक मिसाल के तौर पे पढ़ा था कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल को भी जब लाइट के सामने लेके आए तो ऑप्टिकल रोटेशन का काम करता है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम कर सकता है। और आखिरी आपके पास जो ड्रिल है वो पेज नंबर 230 पे है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज। लाइट से रिलेटेड तमाम जो वेव्स होती हैं उनको पोलराइज किया जा सकता है, लेकिन जो नहीं किया जा सकता वो साउंड को, साउंड आपके पास लैग्नीट्यूडनल होती है, लैग्नीट्यूडनल को पोलराइज नहीं करते। इन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपके पास है वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, प्लेन पोलराइज में तो वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में नहीं होती, पहला आंसर गलत हो गया। वाइब्रेशन इन ट्यूब म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी नहीं होती, तो फिर वाइब्रेशन टेक प्लेस इन ए डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो जो आपके पास प्लेन पोलराइज होती है और जो भी डायरेक्शन हो, परपेंडिकुलर हो, एक्स एक्सिस पे हो, वाई पे हो, जेड पे हो, लेकिन हमेशा जो हो रही होती है प्लेन पोलराइज लाइट इन अ सिंगल डायरेक्शन होती है, ऑल डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ पोलराइड इज, पोलराइड वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से लाइट पास करे तो वो पोलराइज हो जाती है। तो लाइट जब पोलराइड से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज। अगर वो मुख्तलिफ वाइब्रेशन में चल रही है, उसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, लेकिन जब वो पोलराइड में से गुजरेगी या किसी भी क्रिस्टल में से गुजरेगी, कैसे ऐसे मटेरियल से गुजरेगी जो उसे पोलराइज कर दे, तो वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी। और हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है वो है लैग्नीट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट। तो मैंने अभी बताया था साउंड वेव लैग्नीट्यूडनल होती हैं और वो एग्जिबिट क्या नहीं करती, वो पोलराइजेशन नहीं करती, वो पोलराइज या प्लेन पोलराइज या अनपोलराइज होती हैं, प्लेन पोलराइज नहीं हो सकती। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 8 जो कि लाइट और ऑप्टिक्स से रिलेटेड था। डियर कैडेट्स, ये तमाम का तमाम चैप्टर आपने तैयार करना है, स्वीट कैंडीज आपने खुद सॉल्व करनी है। आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करें, टेस्ट आपका बिल्कुल सर पे आया खड़ा है, तो अच्छे से तैयारी करें। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।